Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set नंबर ये 34 है टेस्ट सीरीज आर की चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर और ये 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का टॉपिक है औपनिवेशिक शहर यानी कॉलोनियल सिटीज। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो 149 में पूरे साल के लिए। इतना कम इसलिए है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर मद्रास के माइलापुर और ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? हिंदू धार्मिक केंद्र, शिल्पकला केंद्र, व्यापारिक केंद्र, बंदरगाह नगर। देखिए 1850 के बाद का जो समय है वो आधुनिक भारत कहलाता है अब तक मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। तो मद्रास के माइलापुर और ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध हिंदू धार्मिक केंद्र है, ये है इसका आंसर। मद्रास के माइलापुर और ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध हिंदू धार्मिक केंद्र से था। बाद में आरकोट के नवाब ट्रिप्लिकेन में जा बसे, जो बाद में मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया। ये वर्तमान में मद्रास चेन्नई है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कुछ प्रश्न उसकी सीमा से भी होंगे। ठीक है, जैसे कि 1850 से 20 साल पहले। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट था ये 1773 में। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ये मेडाइवल हिस्ट्री का प्रश्न है वैसे तो। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की पहली सूती मिल सूरत में स्थापित की गई थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान आधुनिक उद्योग ने भारत में जड़ें जमाना शुरू किया और इसकी प्रगति बहुत तीव्र रही। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योग अगर भारत में जड़ें जमा रहे हैं तो धीरे धीरे, ठीक है, प्रगति बहुत धीमी रही, तीव्र नहीं रही। गलत है। और सूरत नहीं, बंबई हो गया यहाँ पर। दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत की पहली सूती मिल जो है वो सूरत में नहीं बल्कि बम्बई में स्थापित की गई थी। उस समय का बम्बई, वर्तमान का मुंबई। बम्बई में स्थापित होने वाली सूती मिल बॉम्बे शिपिंग एंड वीविंग कंपनी थी। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1854 को कापसजी नाना भाई डांवर ने की और उनके सहयोगियों ने ताड़देव में की थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान आधुनिक उद्योग ने भारत में जड़ जमाना शुरू किया, लेकिन इसकी प्रगति बहुत धीमी रही। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट वहाँ इनकरेक्ट हैं और यहाँ तो सही होंगे एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1857 में, 1857। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई। ठीक है। और सबसे पहले किसकी की गई? कलकत्ता की। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 24 जनवरी 1857 को। उसके बाद बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 18 जुलाई 1857 को। उसके बाद मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 5 सितंबर 1857 को। इसी क्रम में याद रखिएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। ये भारत के पहले 3 विश्वविद्यालय थे। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना तत्कालीन लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर की गई थी। इन विश्वविद्यालयों ने उच्च शिक्षा के ब्रिटिश मॉडल का पालन किया। अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1911 में। कई बार एग्जाम्स में पूछा है प्रश्न, लेकिन लागू होने में काफ़ी समय लग गया था, 31 तक। अंग्रेजों ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में घोषणा की थी कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर दिल्ली को राजधानी बनाने में समय लगा और यह घोषणा 13 फरवरी 1931 को लागू हुई। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। करंटली ऑफर में 149 में। क्वेश्चन नंबर 6, 1911 में निर्मित जो गेटवे ऑफ इंडिया है निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। यह है गुजराती शैली का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर।
देखिए, राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। इसे परंपरागत गुजराती शैली में बनाया गया। जमशेदजी टाटा ने इस शैली में ताजमहल होटल का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आज निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में भारतीय और यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं? ये मिलती है इंडो सारसैनिक शैली। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इंडो सारसैनिक शैली इंडो सारसैनिक स्थापत्य शैली में भारतीय और यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इंडो शब्द जो है वो हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारसैन शब्द का प्रयोग यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए किया करते थे। यहाँ की मध्यकालीन इमारतों, गुंबदों, छतरियों, जालियों और मेहराबों से यह शैली काफ़ी प्रभावित थी। सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि यहाँ के वैध और स्वाभाविक शासक हैं। ठीक है, वे यहाँ के वैध और स्वाभाविक शासक हैं। अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नव गौथिक शैली की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। नव गौथिक शैली: ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा। इस शैली का उद्गम गिरजाघरों से हुआ। बम्बई के बुनियादी ढांचे का निर्माण इस शैली में हुआ। अंग्रेजों द्वारा प्रचलित नव गौथिक शैली के संबंध में तीनों के तीनों कथन सही हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 या उपरोक्त सभी। अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नव गौथिक शैली ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा इसकी प्रमुख विशेषता थी। इस शैली का उद्गम गिरजाघरों से हुआ। बम्बई के बुनियादी ढांचे का निर्माण इसी शैली में किया गया। उल्लेखनीय है कि सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय जैसी इमारतों का निर्माण इस शैली में किया गया। इस शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण है विक्टोरिया टर्मिनस, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसमें सजावट के लिए फूल पत्तियों के चित्रण के निर्माण पर अधिक बल दिया जाता था। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से प्रेरित थी। अंग्रेजों ने इसका प्रयोग भव्यता प्रदर्शित करने के लिए किया। नियो क्लासिकल में सजावट के लिए फूल पत्तियों के चित्रण के निर्माण पर बल नहीं दिया जाता था, गलत है। दूसरा तीसरा वाला सही है, तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल की मुख्य विशेषता बड़े 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 स्तंभों के पीछे रेखाकृतीय संरचनाओं का निर्माण था, न कि सजावट के लिए फूल पत्तियों का चित्रण, तो गलत है पहला। दूसरा वाला करेक्ट है। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से प्रेरित थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय बनाया गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर पर अनुकूल माना जाता था। अंग्रेज समझते थे कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती थी, उसे शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, तो थर्ड करेक्ट है। और इस स्थापत्य शैली की भूमध्य सागरीय उत्पत्ति के कारण इसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया। 1833 में बम्बई का टाउन हॉल इसी शैली में बनाया गया। निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा? अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा बम्बई को। ए है इसका आंसर। देखिए, 1869 में स्वेज नहर को खोला गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध मजबूत हुए। बम्बई सरकार तथा भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बम्बई को भारत का सरताज शहर घोषित किया। ब्रिटिश कालीन बम्बई शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह 7 टापुओं को मिलाकर बना था। यह औपनिवेशिक भारत की आर्थिक राजधानी था। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। करेक्ट है तीनों के तीनों कथन और डी है इसका आंसर।
ब्रिटिशकालीन बम्बई शहर 7 टापुओं को मिलाकर बना था, औपनिवेशिक भारत की आर्थिक राजधानी और पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात बम्बई से ही होता था और इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी अफीम। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। लॉटरी कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? लॉटरी कमेटी का गठन नगर नियोजन से। लॉटरी कमेटी का गठन नगर नियोजन के लिए किया गया था और इसका नाम लॉटरी कमेटी इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी, अर्थात शहर के विकास की जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार बल्कि नागरिकों की भी थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया? थोड़ा तीव्र गति से चलाएं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बड़ा हो जाएगा टेस्ट। लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को बहुत पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है। पुलिस सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रेलवे लाइन कौन लेकर आया? डलहौजी। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया और इस विषय में कई कमेटियों का गठन किया। इसके बाद जन स्वास्थ्य एक विचार बन गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, तमिल में पेट शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था? पेट 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 मतलब बस्ती। तमिल में पेट शब्द का प्रयोग बस्ती के लिए किया जाता था, जबकि पुरम शब्द गांव के लिए प्रयोग किया जाता था। कालीघाट चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? कालीघाट चित्रकला, कालीघाट चित्रकला है कलकत्ता। कालीघाट चित्रकला का संबंध कलकत्ता से था और कालीघाट चित्रकला का उद्गम 19वीं सदी में कोलकाता के कालीघाट मंदिर में हुआ माना जाता है। इस चित्रकला में मुख्यतः हिंदू देवी देवताओं तथा उस समय पारंपरिक किंवदंतियों के पात्रों के चित्रण विशेषतः देखने को मिलते हैं। मद्रास के पेरियार तथा वन्नियार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब तो पेरियार केरल में है। क्या है ये वन्नियार और पेरियार? ये है गरीब कामगार वर्ग, ऑप्शन नंबर बी। मद्रास में पेरियार तथा वन्नियार का संबंध गरीब कामगार वर्ग से था। मद्रास में वेल्लालार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? वेल्लालार है स्थानीय ग्रामीण जाति, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मद्रास में कंपनी के तहत नौकरी पाने वाले सभी वेल्लालार ही थे। यह एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी, वेल्लालार। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार तेलुगु कोमाटी समुदाय मद्रास में एक ताकतवर व्यावसायिक समूह था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र था सूरत। देखिए, भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र पश्चिमी तट पर स्थित सूरत शहर था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन है यहाँ पर 3। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित चेन्नापट्टनम में व्यापारिक चौकी स्थापित की। अंग्रेजों ने चेन्नापट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय सामंतों से खरीदा था। डच प्रतिद्वंदियों के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। कौन सा सही है? फ्रांसीसी प्रतिद्वंदियों के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी, न कि डच। तो जहां जहां 3 है उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 2 भी है इसका आंसर। देखिए, अंग्रेजों ने 1639 में पूर्वी तट पर स्थित चेन्नापट्टनम यानी मद्रास में एक व्यापारिक चौकी स्थापित की। पहला करेक्ट है। अंग्रेजों ने चेन्नापट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय सामंतों कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था। दूसरा वाला सही है। फ्रांसीसी कंपनी की प्रतिद्वंदिता के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी, न कि डच। ठीक है, तो तीसरा वाला जो है वो गलत है।
विनोदिनी दासी किस क्षेत्र से संबंधित थी? रंगमंच से। विनोदिनी दासी समय है 1863 से 1941 बंगाली रंगमंच से संबंधित थी। उन्होंने स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई और यह थिएटर कई प्रसिद्ध नाटकों के लिए जाना जाता है। इन्होंने अमार कथा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। 21वां प्रश्न है, ब्रिटिश काल में प्रचलित पल्लडियन शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? शिल्प कला से, भवन निर्माण से, चित्रकला से, नृत्य कला से। पल्लडियन शैली है भवन निर्माण से। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने निजी मकान बनाने प्रारंभ कर दिए। इनमें से ज़्यादातर मकान पल्लडियन शैली के थे, जिनमें गर्मी से बचने के लिए खंभों के सहारे बड़े बरामदे बनाए जाते थे। राइटर्स बिल्डिंग कहाँ पर स्थित है? राइटर्स बिल्डिंग है कलकत्ता में, बी है इसका आंसर। देखिए, राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता स्थित अंग्रेजों का दफ्तर था। यहाँ राइटर्स का आशय क्लर्कों से था। यह ब्रिटिश शासन में नौकरशाही के बढ़ते कद का संकेत था। वर्तमान में यह पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के सचिवालय की इमारत है। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में स्थित है। 4 अक्टूबर 2013 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कार्यालय इसी इमारत में था, लेकिन अब इमारत के नवीकरण के कार्य के चलते सरकार के अधिकांश विभाग अस्थायी रूप से हावड़ा में स्थित नावन्ना नामक एक अन्य इमारत में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित नियमों पर विचार करेंगे। यह है किला, यह है स्थान, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम। कौन सा सही सम्मिलित है? फोर्ट विलियम बम्बई में थोड़ी है, कलकत्ता में। फोर्ट सेंट जॉर्ज बम्बई में। दोनों मिसमैच है, डी है इसका आंसर। तो किला स्थान फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में और फोर्ट विलियम है कलकत्ता में। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम तथा बम्बई में स्थित फोर्ट ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। यूरोपीय व्यापारियों के साथ लेन देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर, कामगार इन किलों के बाहर अलग बस्तियों में रहते थे। सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया? 1800 का है ये, 1878, 1878। सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सर्वेक्षण का गठन 1878 में किया गया। इसका कार्य सर्वेक्षण द्वारा नक्शे तैयार करना था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में रेलवे की शुरुआत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है, कौन सा इसमें सत्य होगा? रेलवे की शुरुआत 1858 में हुई। इससे भारतीय परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा मिला। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा। डलहौजी को याद कीजिए, 1853 गलत है पहला वाला। चूंकि रेल लाइन आ गई है तो भारतीय परंपरागत उद्योगों को तो नुकसान होगा ना, क्योंकि अंग्रेज कच्चे माल पूरे देश में घुमा देंगे इधर से उधर, मशीनीकृत माल जो होगा। केवल तीसरा वाला सही है यहाँ पर, तो सी है इसका आंसर। देखिए, भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई, पहला गलत है। रेलवे के विकास से भारतीय परंपरागत उद्योगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। रेलवे के विकास से उद्योगों को कच्चा माल आसानी से मिलने लगा तथा इन मशीनीकृत सामानों की बराबरी भारतीय उद्योग नहीं कर सके और उनका पतन होने लगा। तो इनकरेक्ट है पहले और दूसरे। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा क्योंकि यह शहर पुराने मार्गों तथा नदियों के समीप थे। अब रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन गए। उदाहरण, गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन से कपास तथा सूती वस्तुओं के संग्रह का केंद्र था, जो बंबई तक जाने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा था। तो थर्ड करेक्ट है केवल। अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में, ए है इसका आंसर।
अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत हुई 1872 1872 में। इसके बाद 1881 से 10 की है जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। 2011 तक रही, फिर उसके बाद वर्तमान सरकार ने आज तक नहीं कराई। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यह है कारखाने और यह है संस्थापक। पणजी, मछलीपट्टनम, मद्रास, पुडुचेरी मिलान कर दीजिए। मछलीपट्टनम डच, मद्रास अंग्रेज, पौंडीचेरी पुर्तगाली और पणजी फ्रांसीसी। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया। पणजी पुर्तगाली, ठीक है। मछलीपट्टनम डच, मद्रास अंग्रेज, पौंडीचेरी फ्रांसीसी। ए का हो गया 1, सी का हो गया 3, बी का हो गया 4 और डी का हो गया 2। तो इसका आंसर हो गया 1 4 3 2। ठीक है, 1 4 3 2। सूची का सही सुमेलन कुछ इस प्रकार से होगा। कारखाने संस्थापक समय पणजी पुर्तगाली 1510 में, मछलीपट्टनम डच 1605, मद्रास अंग्रेज 1639, पौंडीचेरी फ्रांसीसी 1673। और इसी क्रम में पणजी, मछलीपट्टनम, मद्रास, पौंडीचेरी। 27 प्रश्न थे ये, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का टॉपिक था जो कवर हो गया पूरा। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं आप। टेस्ट सीरीज मिलेगी पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर आता है। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके 149 में प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन।